IVM। रेड बॉल क्रिकेट के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट की शुरुआत भी भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं रही, जहां पर सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम हार गई और इस हार के बाद एक बार फिर भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाजों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे और क्या भारतीय टीम मैदान के बाहर के विवाद की वजह से पूरी तरह से बिखरती नजर आ रही है। एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है, जो इस समय बिल्डिंग प्रोसेस में है, वो टीम लगातार भारतीय टीम को क्यों पस्त कर पा रही है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और क्या अभी भी भारतीय टीम के पास वनडे सीरीज जीतने का मौका है, इन सभी विषयों पे बातचीत करेंगे। अयाज सर और सवा भाई हमारे साथ है, इनसे हम बातचीत करेंगे। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। अयाज सर, क्योंकि सवा भाई से मेरी कल मैच के बाद बातचीत हो रही थी और एक एक जो टीस है, कसक है, वो हम सबके दिल में है कि अचानक इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप क्यों बार बार बिखर जा रही है। इतनी स्ट्रांग कमांडिंग पोजीशन में होने के बाद हम टेस्ट सीरीज हार जाते हैं। अब अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करें तो ऑलमोस्ट लग रहा था कि वन साइडेड हम मैच 2 या 3 ओवर पहले जीत जाएंगे। सडनली कोलैप्स होता है और हम मैच हार जाते हैं। क्या एक्चुअल परेशानी तक पहुंच नहीं पा रहे राहुल द्रविड़, टीम मैनेजमेंट, है क्या चक्कर ये? देखिए राजीव, बहुत ही मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है और ये बहुत ही नाजुक स्टेज पे आ गया है इंडियन टीम का परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सेल्फ बिलीफ नहीं है। आप लगातार तीनों टेस्ट मैचेस भी देख ले, पहला मैच तो जीते आप, लेकिन दो दूसरे टेस्ट मैचेस आप विनिंग विनिंग पोजीशन में आ गए थे एक तरह से, और डोमिनेट कर सकते थे। दोनों टेस्ट मैचेस में चौथी इनिंग में साउथ अफ्रीका को बैट करना था और वो आसानी से जीत गए। उसके बाद ये मैच भी, पहला वनडे मैच, ऐसा लगा एक स्टेज पे कि आप उनको 240 250 तक तो आउट कर देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से बहुमा और राशि डसन ने खेला, ये बताया कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रिप आती है मैच में, वो ग्रिप पकड़ पूरी तरह से, जो स्ट्राइंगल होल्ड कहते हैं ना, कि जकड़ में ले ले और मैच जीत ले, वो उस तरह का आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा है जो पहले इंडियन टीम में आता था। इस वक्त भी जिस तरह से शिखर धवन और विराट कोहली की पार्टनरशिप चली, तो ऐसा लगा कि ये आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वैसे हुआ नहीं। और कुछ डिसीजन ऐसे कुछ समझ में नहीं आया कि वेंकटेश अय्यर को खिलाया, अच्छी बात है, लेकिन एक ओवर भी नहीं दिया उनको। जब सिलेक्शन हुआ था तो इस वजह से हुआ था कि वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, स्पिनर्स आपके नहीं चले, तेज गेंदबाजी में एक बुमराह को निकालते तो कोई इंप्रेसिव नहीं था। तो ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि ये सेल्फ बिलीव, डिफेंसिव या डिफीटिस्ट माइंडसेट आ रहे हैं कि आप उतरते हैं मैदान में, ये इतना आत्मविश्वास नहीं कि आप मैच जीत सकोगे। और एक एक ऐसा मोमेंट आता है जो मैच को पूरा फिरा देता है, और ये हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा और वनडे में भी। जब विराट कोहली आउट हुए उसके बाद तो पूरी टीम जैसा लेट गई सामने साउथ अफ्रीका के। जी, लेकिन सवा भाई, हमें तो डर था कि टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि दूसरा कोई लीडर नजर नहीं आ रहा है और जो टेस्ट टीम के बल्लेबाज है वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो भारतीय टीम के बिखरने का डर था। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी बिखर जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये तो मैदान के बाहर कुछ ऐसा चल रहा है जिसका असर नजर आ रहा है। अब हम माने चाहे ना माने, कुछ ना कुछ गड़बड़ इस टीम के साथ जरूर चल रही है। अब राजीव, इस पर हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, पर एक बात तो साफ है, जिस तरह से आज ने कहा कि जो इम्पोर्टेंट जो जो फेज आता है या मोमेंट्स होते हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो एक दिवसीय मैचेस हो, उसको सीज करना बहुत जरूरी है। और जो भारत इसके पहले करता आ रहा था, पर ये अचानक एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि हम ये वाला काम जो है ना टेस्ट मैचेस में कर पाए हैं, ना हम वनडे क्रिकेट में कर पा रहे हैं। पहला मैच देखने के बाद ऐसे ही लगा। और कल भी मैंने मैच के बाद जो बात की थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो जज्बा होना चाहिए था, वो जो एनर्जी मैदान पे होनी चाहिए थी, वो देखने को मिल नहीं रही है। और जब तक कि आप उस पैशन के साथ मैदान में उतरेंगे नहीं, तब तक आप इस प्रकार के मोमेंट्स को अपने अपने कब्जे में नहीं कर सकते हैं। और वही देखने को मिल रहा है इस समय। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या जो 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 बैकग्राउंड में जो जो कंट्रोवर्सी हमें सुनने को मिल रही है, जो देखने को मिल रही है, क्या उस वजह से ये हो रहा है, या फिर खुद प्लेयर्स के अंदर जो जो आत्मविश्वास होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राहुल द्रविड़ और उनके कोचिंग स्टाफ को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी इस टीम को रिवाइव करने में, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि मैन टू मैन हमारी टीम ज्यादा सक्षम है, ज्यादा क्वालिटी है, पर अंत में परफॉर्मेंस ही आपको परिभाषित करता है कि आपकी टीम कितनी ज्यादा स्ट्रांग है कि नहीं है। क्योंकि कल सभा भाई आपसे भी चर्चा हो रही थी, अयाज सर ने भी आज जिक्र छेड़ दिया, तो मैं पहले आपसे ही सवाल लेता हूँ। ये क्या कम्युनिकेशन गैप नहीं है सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के बीच में, कि वेंकटेश अय्यर को किस लिए टीम में सेलेक्ट किया गया, ये कम्युनिकेट नहीं किया गया है कैप्टन और कोच को?
नहीं, पर ऐसी बात तो नहीं। केएल राहुल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैच के पहले, वहां पर उन्होंने कहा था कि वो वेंकटेश अय्यर को खिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें एक सिक्स्थ बॉलर चाहिए इस टीम में। और ये बहुत बड़ी समस्या रही है, चाहे वो T20 हो या फिर वनडे क्रिकेट हो भारत के लिए। और इसी वजह से अगर आपको एक एक बैटिंग ऑलराउंडर मिला है तो उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। और कल एक बहुत ही अच्छा अवसर था, क्योंकि आपके जो फिफ्थ बॉलर है शार्दुल ठाकुर, उनकी भी गेंदबाजी में वो पैना पर नजर नहीं आया था। इस वजह से यहाँ पे जरूरत बनती थी कि आप 4 या 5 ओवर वेंकटेश अय्यर से कराएं, ताकि आपको मालूम तो हो जाए आपकी स्थिति में है कि आप उसको आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और कल एयाज ने सही कहा कि जहां पर 250 पे हमें उनको रोकना चाहिए था, वहां पर हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका को 296 बनवाने दिया। तो इस विकेट पे, जो कि थोड़ा स्लो सरफेस है, बॉल कई बार नीचे आ रही है, वहां पर अगर आप एक टीम को 300 के करीब रन बनाने दे रहे हैं तो वहां से मैच जीतना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि मौका था भारत के पास, और फिर चाहे वो गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी हो, दोनों ही फेजेस में हम असफल रहे। आया सर, मेरे को एक पॉलिसी समझ नहीं आ रही है। आप वेंकटेश अय्यर को खिलाते हैं, उनसे बॉलिंग नहीं कराते। शार्दुल ठाकुर को आप खिलाते हैं, उनकी पिटाई हो जाती है। 10 ओवर में 72 रन देते हैं। आर अश्विन 10 ओवर में 53 रन देते हैं। अब आपके लिए तो ये तीनों ऑलराउंडर्स हैं, जिनसे आप यूटिलिटी क्रिकेटर के तौर पे आप इनको खिला रहे हैं। बट इनकी जगह फिर आप स्पेशलिस्ट खिलाएं अगर इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रहा। अब शार्दुल 10 ओवर में 72 रन देंगे और बाद में बैटिंग करके 46 बनाएंगे, तो आपको लग रहा है ये एक राइट कंट्रीब्यूशन है टीम के लिए? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से जो उनका अहम रोल है, जो मेन रोल है, ऑलराउंडर्स हो भले ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये इक्वल क्वालिटी के ऑलराउंडर्स नहीं है। जैसे आप अगर कपिल देव की बात कर ले, या इमरान खान, या बोथम, जो ऑलराउंडर, या जैक कालिस, वो उनको आप बैट्समैन के तौर पे भी सिलेक्ट कर सकते थे एंड एज अ बॉलर भी सिलेक्ट कर सकते थे। ये प्लेयर्स में वो क्षमता नहीं है। अगर आप अश्विन को लेते हैं या शार्दुल को लेते हैं, उनका पहला काम है गेंदबाजी करना, उसके बाद जो है वो रन भी तो बनते हैं ठीक वो नहीं हो रहा बोनस है है। सर। जी, पहला काम भी ठीक नहीं हो रहा है, दिक्कत तो ये हाँ, हो वही रही है। है। नहीं, वो है, अगर पहला काम नहीं ठीक हुआ तो फिर दूसरे काम के अगर आप डिपेंड करेंगे। अगर आप शार्दुल को कहेंगे कि आप 46 बना दिए तो आप बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन बॉलिंग में 72 रन चले गए 10 ओवर में, उसका कोई मतलब नहीं, तो वो मेरे ख्याल से गलत सोच है। ये होना हम्म चाहिए कि आपका जो प्राइमरी काम है वो आप अच्छी तरह से करें, बाकी जो आता है वो बोनस है। मेरे ख्याल से कल अगर आप ओवरऑल ये भी देखें तो, जैसे टेस्ट मैचेस में था राजीव, जिस तरह से इन्होंने, साउथ अफ्रीका ने ग्राउंड फील्डिंग की, आपको रन के मौके नहीं दिए, और इंडियन फील्डिंग इस हम्म मुकाबले में हल्की थी, कैचेस छूटे, मिस फील्डिंग हुई। 20-25 रन का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप 270 चेस जी, करते तो शायद पहुंच जाते थे, लेकिन 297 चेस करना है, भारी पड़ता है, जिस पिच पर जहां पर 250 एक्चुअली बड़ा टोटल माना जाता था। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है तस्वीर, अगर राहुल द्रविड़ एज अ कोच देखेंगे, केएल राहुल एज अ कैप्टन, तो उनको नजर आएगा कि हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं टीम जो है फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल है सर। और आपकी बात को फॉलो करते हुए हर्षैन भी कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट क्लूलेस एंड ट्रूथलेस कैप्टेंसी बाय केएल, ही सीम्ड इन लॉट ऑफ प्रेशर इन बैटिंग आल्सो। यस, ये सभा भाई सहमत है आप इस बात से? मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा राजीव, ये बहुत जल्दी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर हम लोगों को जज करने की जरूरत है केएल राहुल की। अभी वो हम्म दूसरे मैच में ही कप्तानी कर रहे हैं, थोड़ा उनको समय देना होगा। देखिए, बहुत जरूरी है केएल ठीक है। राहुल के लिए कि इस समय वो अपने बल्लेबाजी के ऊपर ध्यान दें। अगर आपकी बल्लेबाजी में रन बनेंगे तभी आपकी कप्तानी में भी निखार देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा। मैं वापस एक बात करना चाह रहा हूँ राजीव, कि हमारे पास हमको ना 11 में विकेट टेकिंग बॉलर्स की जरूरत है। आपने 5 बिल्कुल, बॉलर मैं उसी पे खिलाए आ हैं, रहा तो था जी। 5 बॉलर में विकेट टेकिंग बॉलर कौन कौन है? अब कल आर अश्विन और चहल को आपने इस्तेमाल किया, जैसे ही रिवर्स स्वीप और कन्वेंशनल स्वीप शुरू हुआ, दोनों के दोनों स्पिनर्स जो हैं उनको समझ में नहीं आया किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। और फिर वो जो पैनापन होना चाहिए, जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज आनी चाहिए थी, वो देखने को मिली नहीं। बहुत आसान हो गया वैन डुसन और बवूमा के लिए। उसी प्रकार से शार्दुल ठाकुर एक फिफ्थ बॉलर के रूप में खेल रहे हैं, और उन्होंने 10 ओवर डाले, विकेट उनको मिला नहीं। भुवनेश्वर कुमार ने 10 ओवर डाले, उनको विकेट मिला नहीं। तो अगर आप सिर्फ एक विकेट टेकिंग बॉलर पर किसी भी टीम को रोक नहीं सकते हैं, तो बहुत जरूरी है कि ये समय आ गया है भारत के लिए कि आप इन्वेस्ट करें यंग बॉलर्स में, जो आपके पास विकेट टेकिंग जो एबिलिटी हो, जो ऑप्शन आपको ला कर दें। और आपके पास अगर टीम में है, स्क्वाड में है, तो उनको खिलाने का मुझे लगता है कि समय आ गया है। बिल्कुल। और ये सभा भाई का बहुत अच्छा सजेशन है आया सर, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप अगर आप जहन में रख के चल रहे हैं और आप पुराने घोड़ों पे दांव लगाते रहो, ठीक है, शिखर धवन ने 79 बना दिए, समझ आ रहा है, लेकिन किस जगह पे आउट हुए ये भी देखना चाहिए। आप मेरे लिए 100 बना दें और टीम हार जाए तो कोई मतलब नहीं है उस 100 का।
ठीक वैसे ही मैं विराट कोहली के लिए भी कहूंगा। मैंने करीब 15 साल से मैं देख रहा हूँ, कभी उनको स्वीप मारते नहीं देखा। कल अचानक वो स्वीप मारने लगे, लगातार स्लॉप स्वीप्स खेल रहे थे, और मेरे जहन में ये बार बार आ रहा था कि अब ये आउट होने वाले हैं, और ठीक वैसे ही हुआ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी कि अगर आपको स्टार्ट मिल रहा है तो फिर आप उसको कन्वर्ट करें, आप मैच जिता के ले जाए, जो बहुत बड़ी कमी इन दोनों इंडियन बल्लेबाजी में अचानक निकल के आ गई है। मेरे ख्याल से जो साफ जाहिर हो रहा है इस टूर पे, इस दौरे पर, मुझे इंग्लैंड में ये नजर नहीं आया, ना ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में तो कमाल की जीत हुई थी, वो घरेलू मैचेस में तो हम जीते हैं, कि कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है पूरी टीम का। अगर आप बल्लेबाजी ले लें या गेंदबाजी ले लें या फील्डिंग ले लें या टैक्टिक्स ले लें, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से भय में आई हुई टीम है, और इंडिविजुअल प्लेयर्स भी जो है फिर वो घबराना शुरू करते हैं या गलत स्ट्रोक्स खेल देते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने कि आप 70 बनाए, 80 बनाए, विराट ने 51 रन बनाए, अच्छी पारी थी, लेकिन मैं मानता हूँ ये बेस्ट ऑफ विराट कोहली नहीं है, क्योंकि विराट कोहली ऐसी सिचुएशन में आपको मैच जिताते थे। वो इस तरह से चेस करते थे, जिस तरह से अथॉरिटी जमाते थे, जिस तरह से वो मैच को स्टीयर करके अपने हक में ले जाते थे, वो नजर नहीं आया। तो मुझे लगता है कि काफी खामियां हैं जो परफॉर्मेंस अगर आप देखें, और ये पहले टेस्ट के बाद से जो लगातार शुरू हुई है कि आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं कि आप वो सिचुएशन अगर आप जीत लें तो मैच जीत सकते हैं, और वही सिचुएशन आप हार जाते हैं। जो क्रूशियल सिचुएशन होते हैं मैचेस में, जैसे कल मौका था, अगर आप वो पार्टनरशिप को जल्द तोड़ देते तो एक्सपोज हो जाती थी साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन बहुमा और ब्रासी डॉसन ने बहुत उनकी तारीफ तो करनी होगी। और उसी तरह कुछ जिस तरह से हमारी बल्लेबाजी की बैटिंग आई तो उसका मौका आया तो शम्सी को विकेट दे दी। गलतियां जो हुई एक तरह से, मुझे लगता है कि धवन और विराट की पार्टनरशिप वही उनका रोल था जो बहुमा और वैन डसन ने किया था, वो कर नहीं पाए। एक हद तक लेके गए पार्टनरशिप को, लेकिन जो मैच जिताने वाली बात है वो नजर नहीं आया। फिर उसके बाद तो ऐसे मिडिल से तो पूरी बैटिंग जो है कोलैप्स हो गई। बिल्कुल। और सभा भाई, क्योंकि एनालिसिस हम पूरे मैच का भी कर रहे हैं, और क्योंकि आपको एक दिन छोड़ के फिर आपको मैच खेलना है अगला, क्योंकि ऐसी सीरीज में आपका टाइम बहुत कम होता है, और सडनली प्रेशर इतना क्रिएट हो जाता है जिससे निकलना दिन मुश्किल होता है। अब एक सवाल और आ रहा है मेरे पास हर्षैन का। उनका ये कहना है कि भुवनेश्वर कुमार और आर अश्विन वनडे क्रिकेट में लाइबिलिटी की तरह है, आप इनको खिलाते रहिए, नाम पे कुछ होने वाला नहीं है। और कल आप भी सहमत थे कि आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन लाने पड़ेंगे अब टीम में। ये जब, क्योंकि हम 2018 में इसलिए जीते कि चहल और कुलदीप ने विकेट बहुत दिए मिडिल ओवर्स में, ये मिडिल ओवर्स फिर से समस्या आ गई है। अब नई बॉल पे भी हम विकेट नहीं ले पा रहे, कैसे विनिंग स्ट्रीट पे आए, ये हर कोई जानना चाहता है आपसे। इसीलिए राजीव, मुझे लगता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो प्लेयर्स हैं स्क्वाड में, उनको इस्तेमाल करना होगा। अब आपने चाहे भुवनेश्वर कुमार हो या फिर कोई और ही बॉलर क्यों ना हो, अगर आपने उनको इतने सारे मौके दे दिए हैं, और वो विकेट टेकिंग की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो क्षमता होनी चाहिए जो थी इसके पहले, अगर वो नजर नहीं आ रही है, तो अब समय आ गया है कि वहां पर परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जसप्रीत बुमराह के साथ आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो ना तो जो नई बॉल से दबाव बनाए, जो नई बॉल से विकेट ला कर दे। मिडल ओवर्स में भी आपको ऐसे सीमर्स चाहिए जो जरूरत पड़े तो वहां पर आपको लाके विकेट दे। स्पिनर्स कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि पहली बार है जहां पर आर अश्विन और युजवेंद्र चहल एक साथ गेंदबाजी कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में। और अगर दोनों को 10-10 ओवर में आप विकेट नहीं ले पा रहे हैं, सिवाय अश्विन के, उन्होंने डिकॉक आउट किया, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, जनरली वनडे जो टीम है, व्हाइट बॉल की जो टीम है भारत की, उसमें जडेजा आ जाते हैं। जडेजा के आने से बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है भारत को, क्योंकि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग करते हैं नंबर 7 या नंबर 8 पर। तो फिर आपको जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है उसमें आप जेन्युइन 4 बॉलर्स के साथ जा सकते हैं मैदान में, जो आपके चारों के चारों बॉलर्स जो है वो विकेट ला कर दें। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से 5 बॉलर के साथ भारत टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उसी प्रकार की रणनीति के साथ भारत को यहाँ पर भी उतरना होगा। अब यहाँ पर आपने शार्दुल ठाकुर को खिलाया है एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में। मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि आप थर्ड सीमर जो है वो आपका एक प्रकार का प्रीमियर बॉलर है जो आपको विकेट ला कर दे। तब मुझे लगता है कि दबाव बढ़ेगा, चाहे वो सेकंड सीमर हो या फिर थर्ड सीमर हो। आपको ज्यादा, मुझे लगता है कि ज्यादा ऐसे ऐसे बॉलर्स की जरूरत है अपने बॉलिंग यूनिट में जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हों। अब वो जमाना चला गया है जहां पर आपका प्रयास है कि हमारी बॉलर की इकोनॉमी रेट काफी अच्छी हो जाए। अब इकोनॉमी रेट का समय नहीं है, यहाँ पर समय है अब स्ट्राइक रेट्स का। बिल्कुल आया सर। और आपने भी महसूस किया होगा कि पिछले 2-3 सालों में जब से रिवर्स स्वीप, स्ट्रोक स्वीप आया है क्रिकेट में, ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं T20 की वजह से।
स्पिनर्स बिल्कुल टूथलेस नजर आते हैं मिडिल ओवर्स में। क्या इसमें काम करने की जरूरत है, और क्या एक ऐसी चीज मिसिंग लग रही है जो पहले के स्पिनर्स करते थे? आज के दौर में यजवेंद्र चहल भी अचानक बहुत ऑर्डिनरी बॉलर लगने लगते हैं, अश्विन के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। एक सही रास्ता कैसे दिखा पाएंगे जो बॉलिंग कोच है? पारस मामले की बात करें या राहुल द्रविड़, कैसे इनसे बात करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से इसके लिए तो एनालिसिस और स्टडी करनी होगी। जैसे सभा ने कहा कि 5 बॉलर्स अगर आप यूज करते हैं तो 5 को विकेट टेकिंग बॉलर होना चाहिए। आप इसमें स्टॉक बॉलर के 10 ओवर किसी तरह आप संभाल लें और आप बच के निकल जाएंगे, वैसा होगा नहीं, क्योंकि बैट्समैन जो है बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करते हैं, इनोवेट करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल। T20 का असर जो है ओडीआई में भी आता है, अनलेस कंडीशंस इतने बॉलर्स के फेवर में हो, जैसे कभी आपको इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में मिल जाए। लेकिन अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें या ऐसी पिच जो हमने कल देखी साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, अगर आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं है, 5 के 5, और एक रिलीफ बॉलर, छठा बॉलर, जो अगर किसी एक की पिटाई हो रही थी आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर आप जो है हमेशा बैकफुट पे रहेंगे। और इसी वजह से कोचेस जो है, बॉलिंग कोचेस खास करके और चीफ कोच जो है, उनको ये प्रोग्राम करना होगा, कार्यक्रम बनाना होगा कि आप कौन से टूर्नामेंट कहाँ खेल रहे हैं, कौन से ओपोनेंट्स है, और किस तरह से उनकी बैटिंग लाइनअप है, और किस तरह से आप उनको अटैक कर सकते हैं। ये सब आपको आजकल रिसर्च और एनालिसिस से मिलेगा, और ये करना बहुत जरूरी है। पूरा जो पुराना कंजर्वेटिव थियरी था कि आप 5 बॉलर लेके मैदान में उतर जाएं और किसी तरह आप 10 विकेट निकाल देंगे या स्कोर्स को कम कर देंगे, स्कोर को हल्का कर देंगे, वो आजकल होता नहीं है। इसी वजह से साउथ अफ्रीका जो बैटिंग उनकी काफी हल्की थी, कल लगभग 300 रन बना लिए, और इंडियन टीम जो एटलीस्ट ऑन पेपर अभी भी बैटिंग इंडिया की स्ट्रांग थी, वो 265 या 266 पर रुक गई। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक लर्निंग है इंडियन टीम के लिए। बिल्कुल, 30 रन से हम मैच हार गए, और ये एक बड़ा मार्जिन है जब हाई स्कोरिंग मैच होता है। इस पर आगे बातचीत करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, एमएसपी, एनपीए, इक्विटी मार्केट वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर, और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अयाज सर और सभा सर के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। सभा भाई, क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन की आप बात कर रहे थे, सडनली मैं ब्रेक पे जब गया तो एक रिसर्च देख रहा था। 412 दिन के बाद जसप्रीत बुमराह ने वनडे क्रिकेट में कोई विकेट लिया। इससे पहले उन्होंने 2 दिसंबर 2020 को विकेट लिया था। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि हम नई बॉल से विकेट नहीं ले पा रहे। जसप्रीत बुमराह का ये रिकॉर्ड है, तो बाकी का कैसा होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो ये अच्छी बात रही कि जसप्रीत बुमराह ने वापसी की है और उन्होंने विकेट लेना शुरू कर दिया है। 412 दिनों के बाद विकेट, सभा भाई, टेस्ट मैच में भी। और ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं राजीव, की जब भी समस्या होती है भारत की तरफ से, वो तब होती है जब भारत के जो नई बॉल अटैक है वो विकेट नहीं लेती। भुवनेश्वर कुमार की जो एफिकेसी थी, भुवनेश्वर कुमार की जो स्ट्राइक रेट थी नई बॉल में, वो इस समय नजर नहीं आती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप यंगस्टर्स में आप इन्वेस्ट करें। दीपक चाहर आपके पास टीम में मौजूद, उनको आप खिला सकते हैं, वो एक अच्छे बैट्समैन भी हैं। आपको याद होगा जो श्रीलंका का दौरा हुआ था, वहां पर दूसरा जो वनडे मैच था, वहां पर दीपक चाहर ने अच्छी बल्लेबाजी करके भारत को मैच जिताया था। तो अब मुझे लगता है कि वक्त आ रहा है कि आपको नए बॉलर्स में इन्वेस्ट करना होगा, युवा बॉलर्स में आपको इन्वेस्ट करना होगा, जिनके पास वो एबिलिटी हो, ताकि वो नई बॉल से भी विकेट लें, और जैसे कि मैंने कहा कि मिडिल ओवर्स में भी आके अच्छी गेंदबाजी करें। आप अब देखिए दक्षिण अफ्रीका के बारे को आप देख ले, मार्को यानसन ने कल विकेट नहीं लिया, पर लुंगी एनगीडी ने विकेट लिया। उनके दोनों स्पिनर्स ने विकेट लिया, केशव महाराज और शामसी ने। फुलकायो ने भी एक विकेट ले लिया। उसके साथ साथ उन्होंने एडियन मार्क्रम से 6 ओवर करवाया, उन्होंने एक विकेट ले लिया। जब आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन है, तब आप इस प्रकार की स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतर सकते हैं कि अगर आपका मेन जो 5वां बॉलर है वो अगर पूरा स्पेल ना भी डाले, तब आपके पास एक विकल्प है एक और बॉलिंग ऑप्शन का। और आपके पास वेंकटेश अय्यर के रूप में वो खिलाड़ी है, तो अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तब आप एक शानदार बॉलिंग यूनिट के साथ मैदान में उतर सकते हैं। एक और बात है राजीव, मुझे लगता है अयाज में भी आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं कि बहुत दिन के बाद भारत, मुझे लग रहा है कि ये डे गेम खेल रहा है वाइट बॉल का। उसके पहले मुझे याद नहीं है कि भारत ने कब खेला होगा। हमेशा जो वाइट बॉल क्रिकेट होती है इंडिया में या फिर बाहर,
वो सब के सब डे नाइट मैचेस होते हैं, तो बहुत दिनों के बाद ये डे गेम हो रहा है, तो वो जो ड्यू फैक्टर आता है सेकेंड हाफ में, वो भी एक तरह से गायब है। और पाल में भी गर्मी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर सही निर्णय था दक्षिण अफ्रीका का टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का। मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी में भी थोड़ी बहुत परिवर्तन लाना होगा भारत को दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये होता है, और खास करके अगर आपके पास इतने दिग्गज या एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो जैसे धवन, कोहली, बुमराह, राहुल, चहल वगैरह, तो ये जो है हैंडीकैप्स, ये आपको ओवरकम करना चाहिए। अगर आप दिन में खेलें या रात डे नाइट मैचेस खेलें, ये नहीं है कि सडनली आपके ऊपर डाला गया और जाके खेल लीजिए। ये तो प्रोग्राम में आपको पता था कि ये डे मैच है, बल्कि सब मैचेस डे मैचेस होने वाली है इस सीरीज में, तो ये प्रेपरेशन तो आपको करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल सभा, मुझे भी अभी लैक ऑफ कन्विक्शन, जब आप मैदान पे उतरते हैं, एक तरह की बॉडी लैंग्वेज जो होती है, कॉन्फिडेंस जो आपको नजर आता था टीम में, वो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्या थोड़ी सी डिफेंसिव हो गई है इंडियन टीम टेस्ट सीरीज हारने के बाद, कि क्या कुछ हुआ है, ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। नया कैप्टन है, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आप दोष राहुल को नहीं दे सकते। ही हैज टू आल्सो स्टेप इनटू द रोल, और वो खुद भी जो है अब अपने आप से कि दो रिस्पांसिबिलिटीज एज अ कैप्टन एंड एज अ बैट्समैन। तो ये सब थोड़ा सा एक तरह से जो कहते हैं इंडियन क्रिकेट को, ये टाइम हो गया इंडियन क्रिकेट में कि रीबूट करें आप, और रीबूट करने में थोड़ा सा वक्त जाएगा, लेकिन आप जितना लंबा उसको खींचेंगे उस वक्त को, उसमें आपका ही नुकसान ज्यादा होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप जल्द से जल्द रीबूट करें और वो कॉन्फिडेंस लेवल फिर से लेके आए जहां से आप मैचेस जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा रिबूट कैसे करेंगे आप? 5 साल के बाद अश्विन की वापसी हो रही है। 2017 में आखिरी बार वो वनडे खेले। जसप्रीत बुमराह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि 412 दिनों के बाद उनको वनडे क्रिकेट में विकेट मिला है। तो प्रॉब्लम तो अब प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम है, जिसको आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। और ये बहुत इजी नहीं होने वाला, खासतौर से मैदान के बाहर जो कुछ चल रहा है। अब मैदान के अंदर की चीजें भी एक्सपोज होना शुरू हो जाती है फिर। देखिए, मेरे ख्याल से यहीं पर जो है जो टीम मैनेजमेंट का रोल जो है बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का मतलब क्या, आपके पास ऑप्शन बहुत है, इसी वजह से प्रॉब्लम है। अब आप किसको चूज करते हैं और किस तरह से वो प्लेयर को यूज करते हैं, यही तो चैलेंज होता है कैप्टनसी के लिए और कोचिंग के लिए और प्लेयर्स के लिए, खुद के लिए, कि अगर आप मैदान पे उतरे हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि वेंकटेश अय्यर, हालांकि उनका पहला मैच था तो आप ज्यादा उनको दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर उनको बॉलिंग नहीं मिली है तो उनको पता होना चाहिए कि एक मेरा ऑप्शन चले गया है जहां पर मैं एक इंप्रेशन कर सकता था। मुझे किसी तरह भी बैटिंग में इंप्रेस करना है। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे सिचुएशन में आए जब रन्स भी चाहिए थे और विकेट भी संभालने की थी, विकेट उन्होंने खो दी। तो मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन प्लेयर से लेके कैप्टन और टीम मैनेजमेंट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाए, इस तरह का केमिस्ट्री क्रिएट करें कि ये मैचेस आप जो आपको काफी इजीली एक्चुअली जीतने चाहिए, वो आप इतना मुश्किल मत खड़ा कर दे कि आप मैच हार जाए। ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम जो है, ये इस पे तवज्जो देनी होगी राहुल द्रविड़ को खास करके। समा भाई, मैं अभी स्कोर कार्ड देख रहा था। 138 में हमारा दूसरा विकेट गिरा और 188 पे हमने 6 विकेट खो दिए। ये कोलैप्स भी एक बड़ा रीजन देख रहे हैं। सबको स्टार्ट मिला है। कोहली 51, विराट को शिखर धवन ने 79, फिर हम बात करें श्रेयस अय्यर 17, ऋषभ पंत 16, यानी ऑलमोस्ट हर बल्लेबाज को स्टार्ट मिल रहा है। एक फ्लैट ट्रैक पे आप अपने मौके को जाया कर रहे हैं एक तरह से। हाँ राजीव, सबसे बड़ा कारण तो यही है, बैटिंग कोलैप्स ऐसा होना नहीं चाहिए, वो भी वाइट बॉल क्रिकेट में। जब उस प्रकार की थ्रेटनिंग बॉलिंग अटैक नहीं है, आपको सिर्फ जो वेगरीज हैं विकेट के, उसी से आपको डील करना था। उसके साथ साथ जो वेरिएशंस है बॉलर्स के, उसके साथ आपको डील करना था, जो भारत के मध्य क्रम के बल्लेबाज कर नहीं पाए, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चलिए ऋषभ पंत डाउन द लेग साइड स्टंप हो गए। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि अब मध्य क्रम को भी एक वो स्टेबिलिटी प्रदान करनी होगी। हमने बात की शिखर धवन और विराट कोहली की, चलिए विराट कोहली 50 रन बनाकर आउट हो गए और ये काम बहुत आसानी से विराट कोहली पहले कर रहे थे। पर अगर ये ऐसा फेज आ रहा है जहां पर विराट कोहली कम से कम रन बना रहे हैं पर मैच विनिंग जो प्रदर्शन है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो अन्य प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। वो देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो या फिर वनडे क्रिकेट क्यों ना हो। कब तक आप इंतजार करेंगे कि हमेशा टॉप ऑर्डर ही आपको रन बनाकर देगा और मैच जिताएगा? आपका भी तो दायित्व है एक मिडिल ऑर्डर बैटर के रूप में या फिर लोअर ऑर्डर बैटर के रूप में कि आप भी कंट्रीब्यूट करें मैच के लिए। तो मुझे लगता है कि टीम को जिताने के लिए बहुत जरूरी है कि सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए।
तो वो जो एकजुटता होनी चाहिए परफॉर्मेंस में, वो देखने को मिल नहीं रही, और ये बहुत जरूरी है। ये टेस्ट मैचेस में भी हम लोगों ने देखा है कि एक खिलाड़ी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आज मेरा दिन है, मैं रन बनाकर दूंगा, मैं मैच जिताकर दूंगा। वो जो कन्विक्शन होना चाहिए वो देखने को मिल नहीं रहा है। अब किस वजह से नहीं मिल रहा है? क्या वहां पर आत्मविश्वास की कमी है? क्या वहां पर एबिलिटी की कमी है? मैं नहीं मानता हूँ कि एबिलिटी की कमी है। मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों में वो क्वालिटी है, वो एबिलिटी है। तो फिर बात जी। वापस आ जाती है विश्वास के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो विश्वास नजर नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच में वो जो 2 टेस्ट मैचेस हम लोग हारे हैं, वहां से अभी भी भारतीय टीम निकली नहीं है। उनको बहुत बड़ा झटका निकली लगा नहीं है है, कि एग्जैक्टली। दक्षिण अफ्रीका की जैसी टीम जिनमें अनुभव नहीं था, उनसे हम हार गए हैं। और वही एक प्रकार का जो हैंगओवर होता है वो अभी भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और आया सर, जो हैंगओवर की बात सभा भाई कह रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाओ तो 204 रनों की जो साझेदारी हुई वैन हुसैन और बोमा के बीच में, वो हालात इस कदर बिगड़ गए कि विराट कोहली के थ्रो पे बहुत जबरदस्त तरीके से नोकझोंक भी हो गई। आपने भी देखा होगा। ये ये एक ऐसी चीज है जो बदल नहीं रही विराट के अंदर। कप्तान होना हो, भिड़ जरूर जाएंगे। वो तो है। देखिए, मेरे ख्याल से विराट का आप नेचर जो है या कैरेक्टर जो है, क्रिकेटिंग पर्सनालिटी जो है, उसको आप बदल नहीं सकते, भले ही कैप्टनसी हो या ना हो। जी। कैप्टन नहीं है तो शायद कैमरा उन पे फोकस इतना नहीं होगा जो पहले हमेशा हुआ करता था। लेकिन ये जरूर है कि अभी भी जो जो यानी जो उनका आपके तरीका है, आपके पास एग्रेशन दिखाने के ज्यादा मौके, कप्तान कैमरा नहीं है तो। नहीं, वो एग्रेशन जो है वो तो रहेगा, और मेरे ख्याल से वो रहना भी चाहिए, एज लॉन्ग एज इट इज विद इन बाउंड्रीज। उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल से हर क्रिकेटिंग पर्सनालिटी जो है, आप उसको एक ही मोल्ड में नहीं डाल सकते। लेकिन जहां तक विराट का सवाल है, मैं मानता हूं कि ये सब ज्यादा बातचीत हो रही है कि 71वां सेंचुरी कब बनेगा। मैं मानता हूँ कि 71वां सेंचुरी इज इम्पोर्टेंट उनके लिए शायद, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो भले जितने भी रन बने, वो मैच विनिंग नॉक खेले। कि आप 51 बनाए भले, बिल्कुल। लेकिन वो कंट्रीब्यूट करता है, आप मैच जीत गए। अगर आप मैच नहीं जीतते तो वो विराट नहीं है जो पहले से, क्योंकि हमेशा वो रन चेस में जिस तरह से बैटिंग करते थे, या पहले बैटिंग करके वो सिचुएशन बनाते थे, वो सेटअप कर देते थे मैच को कि आप मैच जीत जाएंगे। वो विराट अगर आ जाता है वापस से, तो फिर मेरे ख्याल से ये इस टीम का जो है रुख भी बदल जाएगा। तो भाई, लेकिन मुद्दा ये कि ये विराट करेंगे कैसे? नहीं, मुझे तो अच्छा लगा कल कि विराट कोहली ने स्वीप करना शुरू किया। तो उसके पहले उन्होंने 2-3 स्वीप शॉट्स हाँ, कनेक्ट किए थे, और स्पिनर्स को हैंडल हाँ, करने हाँ। के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव शॉट है। वो अलग बात है कि विकेट धीमा था, सही बॉल को उन्होंने चूज किया, बल्ला जल्दी चल गया, टो एंड लगा, और बॉल चली गई शॉर्ट मिड विकेट पर ही। बहुत ही अनयूजुअल ये डिसमिसल था। पर मुझे लगता है कि ये अब समय है विराट के लिए भी कि और ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं अपने अपने शॉट मेकिंग एबिलिटीज को, जो वो करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव जी। साइन है विराट कोहली के लिए, क्योंकि अब उनको रोकना बहुत कठिन हो जाएगा बॉलर्स के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा और समय देना होगा। कल जो पारी उन्होंने खेली, बहुत ही संतुलित पारी रही है विराट कोहली की। वो अलग बात है कि गलत समय पर आउट हो गए, तो मुझे लगा उनका अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव था, और वो जो साझेदारी थोड़ा और आगे बढ़ जाती तो मुझे लगता है आसानी हो जाती भारत को ये मैच जीतने में। इसी इसी वजह से मैंने कहा कि जो अन्य जो बैटर्स उनको भी स्टेप अप करना पड़ेगा। वहां से भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस। हम्म। बिल्कुल। और यार सर, दो सवाल मैं एक साथ क्लब कर रहा हूँ। एक हमारे व्यूवर है AB10 के नाम से वो आते हैं अक्सर। उनका लिखना है कि बहुत ज्यादा कैलेंडर में क्रिकेट है, जिसकी वजह से वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, बैक टू बैक आप क्रिकेट खेल रहे हैं। और दूसरा पृथ्वी का एक सवाल है, उसे ऐड कर दूं तो उनका कहना है कि इतनी ज्यादा आप क्रिकेट के साथ साथ IPL के मैचेस खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, कि आप वनडे के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयारी नहीं कर पा रहे। देखिए, मेरे ख्याल से वर्कलोड मैनेजमेंट जो है, ये सबसे बड़ा सवाल है सब क्रिकेटर्स के लिए, ना सिर्फ इंडिया के क्रिकेटर्स के लिए। अगर यहाँ पर IPL खेलते हैं तो कहीं बिग बैश लीग खेला जा रहा है, कहीं पर 100 खेला जा रहा है, वगैरह वगैरह। अब ये तो है ही। और मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो लीग्स को नहीं खेलेंगे। अब फिलहाल जो रूट और बेन स्टोक्स ने IPL से विड्रॉ कर दिया है या अपना नाम नहीं डाला है मेगा ऑक्शन के लिए। लेकिन ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की लाइफ है, और ये रिस्क है, और इसे इसे तो झेलना ही होगा। अगर आपको चाहिए कि आप सिलेक्टिव रहें, साल में 10 मैचेस खेलें, और 4-5 ODIs खेल रहे हैं और थोड़े बहुत T20 खेल रहे हैं, तो फिर आप ये रिस्क भी रखते हैं कि आप टीम में नहीं शामिल रहेंगे। तो अगर ये कबूल है तो प्लेयर ऐसा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये होगा। ये जरूर है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को सोचना होगा कि वर्कलोड मैनेजमेंट किस तरह से करना है, कोचेस को, प्लेयर्स को, जैसे जिमी एंडरसन कर रहे हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप आजकल के प्रोफेशनल माहौल में, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपका फिटनेस लेवल और आपका मेंटल स्ट्रेंथ, ये दोनों ही बहुत ही मजबूत होना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासर आपका, सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रवार को सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा और शुक्रवार की सुबह हम एक बार फिर हाजिर होंगे। प्लेइंग 11 पे बातचीत करेंगे, टीम मैनेजमेंट किस तरह से माइंडसेट टीम का बदल सकता है और टीम के सीनियर खिलाड़ी कैसे मैच को निकाल के ले जाएं, यानी कि बीच मझधार में टीम को ना छोड़ें। इन सभी विषयों पे बातचीत करेंगे। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @सैयद सबा करीम ये सबा भाई का ट्विटर हैंडल है और @क्रिकेट वल्ला अयाज सर का ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, writer-director Supan Verma tells Cyrus what it was like co-directing season 2 of The Family Man. In their new miniseries, Ek Sawal Kahi Jawab, the Pulyabazi hosts ask, how much should the government's tax income be? What's life like in your 40s? Actor Sikandar Khair talks to Ritasha and Ayushi on Agla Station Adulthood. On All Things Policy, the Takshashila folks shed light on a probable global treaty for pandemic management. And on Say No to Drama, Chetna explains how to give up on the stress of not finding solutions to our problems right away. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We really do appreciate the word of mouth. Also, don't forget to rate us on any of the platforms that you're listening to us on, Spotify, Apple Podcasts, wherever it is. And we are also on YouTube. On YouTube, you can check out our various channels on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.